हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार फिजिक्स। दिस इज निशा रिजवी। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का यूनिट नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इसमें हमारी पहली टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए क्या होता है कि कंडक्टर में जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, कॉपर वायर है इसमें, ठीक है। तो इसमें स्पेशली हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करता है। और अगर हम बात करें कि करंट कैसे फ्लो होता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, टिपिकली इन द केस ऑफ कंडक्टर्स, लेट्स से कॉपर वायर, द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। Thus, electric current is defined as the rate of flow of charge is known as electric current। यानी कि समय के साथ जो करंट चार्ज वहाँ पे फ्लो हो रहा है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। कहीं भी अगर दी रेट ऑफ आ जाए, इसका मतलब है कि अपॉन में हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। तो करंट हमारा क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारी करंट ऑलवेज इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। Even though electric current show both the direction and magnitude, electric current is a scalar quantity because it does not follow the vector law of addition। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों शो करता है, लेकिन फिर भी हम इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी होने की 3 कंडीशन होती है, उसमें मैग्नीट्यूड हो, उसमें डायरेक्शन हो, एंड थर्ड वन इज कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। बट यहाँ पर करंट जो है हमारा वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है कैसे, वो चलिए बताते हैं। जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि वेक्टर में क्या होता है कि अगर एक वेक्टर इधर है और सेम मैग्नीट्यूड का हम एक वेक्टर इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, तो अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तो अगर इधर हमने प्लस ए लिया है तो ये हमारा माइनस ए होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम करंट की बात करें तो इधर अगर हमने 5 एम्पियर की करंट फ्लो कराई और हमने इस ही जंक्शन पे एक 7 एम्पियर की करंट फ्लो कराई, तो देखा जाए अगर हमने इधर प्लस लिया है तो इधर डायरेक्शन बदलने पे माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास करंट बचनी कितनी चाहिए थी, 5 - 7 यानी कि 2 एम्पियर की करंट बचनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, यहाँ से इस जंक्शन से हमें टोटल करंट मिलती है 5 + 7 यानी कि 12 एम्पियर की करंट। यानी कि एक जंक्शन पे जितने वायर्स आ रहे हैं उन सबकी करंट को जोड़ के ही हमें यहाँ पे करंट मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि डायरेक्शन बदलने पे उनकी साइन बदल जाए। इसलिए ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, यानी कि थर्ड नंबर फॉलो नहीं कर रहा है। और किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए तीनों हमारे पोस्टुलेट्स को फॉलो करना जरूरी है। दैट इज वाई इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। यानी कि द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं वो है एमीटर। जैसा कि क्या हमने न्यूमेरिकल ले रखा है कि अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर 30 सेंटीमीटर। क्या क्या दे रखा है हमें करंट दे रखा है 0.2 एम्पियर, टाइम दे रखा है 30 सेकेंड, और हमसे पूछ क्या रहा है, चार्ज पूछ रहा है। अभी हम लोगों ने देखा है करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो यहाँ से चार्ज अगर हम निकाल ले तो क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। करंट है हमारा 0.2 एम्पियर और टाइम है 30 सेकेंड, दोनों को मिला के हमारा कितना आ गया, 6 कूलम। नेक्स्ट हमारा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंडक्टर्स। यानी कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है। तो कंसीडर द फॉलोइंग केसेस टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे कि यहाँ कह रहा है कि अ मेटल वायर जॉइंस अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर ए टू एन अनचार्ज्ड कंडक्टर बी। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि अगर हमारा कंडक्टर चार्ज है दैट मीन्स उसमें हमारे दोनों टाइप के चार्ज होंगे, और जो हमारा कंडक्टर अनचार्ज है दैट मीन्स उसमें चार्ज होंगे ही नहीं, जो कि ये बहुत ही गलत है। सही इसका ये बात होती है कि हमारा एक कंडक्टर तब अनचार्ज होगा जब वो न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल होने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि हमारे नंबर ऑफ प्लस एंड नंबर ऑफ माइनस चार्ज इक्वल हो। अगर हमारे किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल है दैट मीन्स कि वो
अनचार्ज्ड है, और चार्ज होने के लिए हमारे कंडक्टर में सिर्फ एक टाइप का चार्ज होना ही ज़रूरी है, फिर चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। दोनों चार्ज अगर होंगे, लाइक किसी एक कंडक्टर में +3 चार्ज होगा और -2 चार्ज होगा, तो ये 2 प्लस 2 माइनस हट गए, अल्टीमेटली हमें एक ही चार्ज मिल रहा है। तो जैसे कि हमने पॉजिटिवली चार्ज लिया, इसमें हमने प्लस चार्ज ले लिया है, और ये हमारा अनचार्ज है तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस इक्वल नंबर में ले लिया है, ठीक है। फिर क्या कहा है कि सिंस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी ए इज डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, डेफिशिएंसी है। सो दी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम बॉडी बी टू बॉडी ए। हमने क्या किया था कि इसे एक वायर से जोड़ रखा था, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और यही प्लस इस प्लस को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दैट मीन्स ये सारे प्लस एक कॉर्नर पे आके रुक जाएंगे, और ये माइनस इसमें से निकलते हुए यहाँ हमारे वापस आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। और ये कब तक चलेगा, तब तक चलेगा, लिखा हुआ सो द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्लो फ्रॉम बॉडी बी टू बॉडी ए एंड फ्लो कंटिन्यू until both conductors have equal concentration of electrons। तब तक चलेगा जब तक दोनों बॉडी में equal concentration of electron ना हो जाए। नेक्स्ट हमारा लिखा है सिमिलरली निगेटिव चार्ज कंडक्टर ए इज जॉइंट। अगर सेम ऐसे ही हम क्या करें, दो कंडक्टर ले लें, एक में हम निगेटिवली चार्ज, दूसरा हमारा अनचार्ज है, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल हो, उनको हमने एक वायर से जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज की कमी है, तो यहाँ के ये निगेटिव इस प्लस को इस चार्ज वायर के जरिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और माइनस को एक कॉर्नर पे रिपेल कर देंगे, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है, कंसीडर टू चार्ज कंडक्टर्स ए एंड बी जॉइंट बाई अ मेटलिक वायर। कंडक्टर ए इज नेगेटिवली चार्ज एंड बी इज पॉजिटिवली चार्ज। हमने दो कंडक्टर ले लिया, ए और बी। ए हमारा है निगेटिवली चार्ज, बी हमारा है पॉजिटिवली चार्ज। इसको हमने एक मेटेलिक वायर से जोड़ दिया है। सिंस कंडक्टर ए हैज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब जाहिर है जब ये निगेटिवली चार्ज है तो इसमें क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कंडक्टर बी इज, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम कंडक्टर ए टू कंडक्टर बी, यानी कि यहाँ से ये निगेटिवली चार्ज यहाँ से जाना शुरू कर देंगे बी की तरफ। कब तक, जब तक कि दोनों में कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल ना हो जाए। ये तीन तरीके होते हैं कंडक्टर्स में चार्ज फ्लो होने के। बेस्ड ऑन अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन flow from a conductor with a higher concentration of electron to a conductor with lower concentration of electron। यानी कि इन तीनों कंडीशन से हमें ये समझ में आ गया कि कंडक्टर्स में चार्ज हमेशा हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो होते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विद सिंपल क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने के लिए क्या बनाना पड़ता है। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इतनी दूरी में। यहाँ इनफाइनाइट पे एक पॉइंट चार्ज रखा है। इस पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में हमें जितना काम करना पड़ता है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि, और यहाँ पे ये जो चार्ज है वो हमने मान लिया Q, तो क्या हो गया W/Q, ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये एक स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, वोल्ट होती है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज वोल्ट मीटर। हम लोग करंट मेजर करते हैं एमीटर से और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। Similarly, the potential difference between the 2 points A and B is the work done in moving a charge from A to B and it is given by। अब हमने क्या किया, हमने दो पॉइंट ले लिया A और B और वहां से हम चार्ज को फ्लो करा रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला अभी V इक्वल टू W/Q था, अभी क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 इक्वल टू W/Q।
Q. It is our common experience that if a body is released from a certain height, the body always moves from the top to bottom, that is from a higher potential to a lower gravitational potential. मतलब हम लोग जानते हैं, अपने कॉमन एक्सपीरियंस से देखते हैं कि जब भी हम एक टॉप से किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तक जाती है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें तो अगर हमने एक बकेट में बहुत सारा पानी भरा हुआ है और एक छोटा सा यहाँ ग्लास लगा दिया है और यहाँ पे हमने क्या किया, एक पाइप लगा दी, तो इसमें से पानी इसमें भरता रहेगा और तब तक भरेगा जब तक कि दोनों में पानी इक्वल ना हो जाए। उसी तरह से हमारा पोटेंशियल भी हायर से हमेशा लोअर की तरफ जाता है। करंट ऑलवेज फ्लोज अ बॉडी एट द हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। Consider a conductor in which the free electrons randomly move in a different direction. हमने एक कंडक्टर को कंसीडर कर दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करें किसी भी डायरेक्शन में, बट व्हेन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल बॉडी। अब इसी कंडक्टर को हम क्या करें, एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दें। हमने क्या किया, इसी कंडक्टर को एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया। The electron start moving towards the positive terminal of the body. तो जब भी हम एक बैटरी से कंडक्टर को जोड़ते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देता है। ड्यूरिंग देयर मूवमेंट द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस। और इस मूवमेंट में यहाँ कहीं ना कहीं तो फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस भी होंगे, उनसे क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे, ड्यू टू विच द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज। अब जाहिर सी बात है कि आप सोचें आपको ये खाली स्पेस दे दिया जाए, आपसे कहा जाए दौड़ें, आप आसानी से दौड़ लेंगे, लेकिन अगर यहीं बीच में हम 2-4 ऐसे टेबल और चेयर्स लगा दें, अब कहा जाए दौड़ने के लिए, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। कभी आप यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से। तो क्या होगा, इन कोलिजन की वजह से स्पीड क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज होने लगेगी। दिस इज हाउ द कंडक्टर ऑफर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कंडक्टर ऑफर करता है एक ऑब्स्ट्रक्शन का इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में, और यही ऑब्स्ट्रक्शन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। दस द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम बात करें ओम्स लॉ। तो क्या है ओम्स लॉ, गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसके स्टेटमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। कह रहा है करंट जो है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल हमने हटाया तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया, जिसको हमने क्या कह दिया, आर। ये आर रेजिस्टेंस होता है, हम जानते हैं। तो आर यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, वी बाई आई। यही हमारा क्या कहलाता है, ओम्स लॉ, ठीक है। और जब हम इनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ मिलती है, किसके किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। ये हमारा वोल्टेज होता है और यहाँ हमारा करंट होता है। एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज वी होता है और करंट क्या होता है, आई। करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो अगर V इक्वल टू आई आर है तो यहाँ से हमारा क्या एक यूनिट बन गया, वोल्ट इंटू एम्पियर, और इसको अगर हम एक शॉर्ट में बोले तो ये होता है हमारा ओम। रेजिस्टेंस R जो होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। मटेरियल कैसे कह दें कि अगर कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा कंडक्टिव है तो उसमें रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेंथ पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, अब सपोज करिए यहाँ पर हमारा एक इतना बड़ा सा, बस इतना बड़ा वायर है, तो जब इसकी लेंथ अभी इतनी है, दूसरा वायर हमने ले लिया वो ज़्यादा लेंथ की, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होगा, मान लेते हैं बैटरी से हमने कंडक्टर को जोड़ रखा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे जिनसे ये कोलाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब ये लंबा वायर है तो यहाँ पॉजिटिव आयंस इसके कंपैरिजन में क्या होंगे, कुछ ज़्यादा ही होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यहाँ पर क्या करेगा, कोलाइड करेगा, तो यहाँ स्पीड और ज़्यादा कम होगी, यानी कि लेंथ जो है वो डायरेक्टली, और जब स्पीड कम होगी यानी कि हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। तो जो लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, लेंथ जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। एरिया की बात करें तो सपोज करिए आपको एक बड़े से कमरे में बिठा दिया गया है,
और उस पर आपको कहा जाए कि आप एक अकेले निकलिए वहाँ से, तो क्या होगा, आप आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन अगर वही हम एरिया पतला कर दें और तब आपसे कहें उसमें से निकलने में, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसी तरह से एरिया जो होता है, एरिया जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो ये होते हैं हमारे। अब बात करें एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी की। वी नीड द एनर्जी टू हीट आवर होम्स, कुक फूड, ट्रैवल टू स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स एट्सेट्रा। यानी कि हमें इन सारे काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी मीन्स इज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू प्रोवाइड वेरियस सर्विस। यानी कि अगर हम एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी की बात करें एफिशिएंटली, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे कॉस्ट या अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। एनर्जी अगर हम बोल रहे हैं उसका मतलब टोटल एनर्जी, अगर हम एफिशिएंट कह रहे हैं यानी कि सिर्फ यूज़फुल एनर्जी यूज़ हो, बाकी जो वेस्ट वाली चीज़ें वो हम कहीं स्टोर कर लें। ठीक है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग मोर एफिशिएंट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस। दिस रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस। द डिफरेंट वेज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एनर्जी आर एज फॉलोज। कुछ तरीके क्या है, इंसुलेटिंग अ होम बिल्डिंग प्रॉपरली अलाउज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हीटिंग डिवाइस इन विंटर एंड कूलिंग डिवाइस इन समर. The use of solar light and LED instead of traditional light bulbs help to reduce the amount of energy to attain the same level of illumination. Building location and its surrounding play an important role in regulating its temperature and illumination. यानी कि ओवरऑल हम बात करें कि अगर हम LED यूज़ करने लगे, सोलर लाइट यूज़ करने लगे, तो क्या होगा कि हमारे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी बिल में कमी आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बिल्डिंग ऐसी जगह प्रॉपर अपनी बनवाएं जहाँ पे धूप हमारी क्या आ सके, प्रॉपर वे में आ सके, तो भी हमारे लिए सब एक बेनिफिशियर है। तो इन तरीक़ों से हम एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी कर सकते हैं। ये आपके 9th यूनिट की आधा पोर्शन है। अभी आधा पोर्शन जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, और आपका क्लास यूनिट 1 जो है वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।